देखिए, एक अवधारणा बन चुकी है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको जॉब लगना मुश्किल है। पूरी हवाबाजी करी जाती है, तो उन रील्स को देख करके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो तैयारी करने आ जाते हैं। वो एक ही साल तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, कैंसिल होता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली नॉर्थ कैंपस। यहाँ पे कुछ हमारे नौजवान साथी हमारे साथ हैं। हम लोग बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे इनकी लिखाई पढ़ाई के बारे में। और जैसा कि चुनाव भी चल रहा है तो उस पर बात तो होगी ही। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं भाई साहब से। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिलखुश मीना। दिलखुश मीना। आप राजस्थान से? जी। क्या करते हैं आप यहाँ सर? मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ पे। पीएचडी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है सर? बढ़िया चल रही है पढ़ाई। क्या माहौल है यहाँ विश्वविद्यालय का? विश्वविद्यालय का काफ़ी अच्छा माहौल है, सब बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, फुल एकदम मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी। एंजॉय विद स्टडी, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। सही कह रहे हैं आप। थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, जैसा कि आप राजस्थान से हैं सर, तो राजस्थान में एक स्थान है कोटा। कोटा जो कि बहुत ही प्रचलित है वहाँ की पढ़ाई लिखाई के लिए, नीट और आईआईटी के लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ खबरों में वहाँ के बच्चे बहुत, जो बाहर से बच्चे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्या मानते हैं? इसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि लोग हवाबाजी में आ जाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन जो हवाबाजी होती है आजकल, रील्स देख करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ये बनने की सोचते हैं। और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है पेरेंट्स पर। फिर वो पेरेंट्स जो है अपने खुद का जो सपना पूरा नहीं हुआ होता है वो बच्चों पे डालते हैं। हाँ, बच्चों पे डालते हैं, तो फिर उससे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है तो बच्चा घुटता रहता है, उसके पास कोई होता नहीं है, उसके भावों का और उसकी इमोशंस का जो ब्रेचर नहीं हो पाता है ना, तो फिर वो ऐसे कदम उठा लेता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंट्स ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं ये कहूँगा कि केवल पेरेंट्स को दोष देना ये उचित कहाँ तक उचित है, और क्या इस पे इसके लिए समाज भी हमारा जिम्मेदार नहीं है? मैं बिल्कुल है। सामाजिक, अभी शुरुआत में मैंने बोला था कि सामाजिक प्रेशर भी होता है। तो कहीं न कहीं सोशल स्टेटस या फिर जिस तरीके का माहौल आजकल सोशल मीडिया पर बना हुआ है, रील्स में लोग, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं तो उनकी रील बना बना करके डाली जाती है। पूरा हवाबाजी किया जाता है। पूरी हवाबाजी करी जाती है। तो उन रील्स को देख करके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो तैयारी करने आ जाते हैं। और रील्स के हिसाब से आपको पता, तैयारी होती नहीं है, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो आई थिंक उसका कहीं ना कहीं समाज का भी है। और समाज के बाद में अगर हम छोटे स्तर पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो पेरेंट्स, और फिर पेरेंट्स के भी आगे आएंगे तो बच्चा, क्योंकि बच्चे को भी तो अपने खुद के निर्णय लेने होते हैं ना। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने जो कुछ मैं आज कर रहा हूं वो अपनी खुद की इच्छा से कर रहा हूं। पेरेंट्स चाहते थे कि छोटी मोटी कोई नौकरी लग जाए, लेकिन मुझे पीएचडी तो खैर मतलब हाँ, हायर एजुकेशन लेना था मुझे, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं यही आप पे आने वाला था मैं कि आप पढ़ाई लिखाई में आप काफ़ी, आपका अनुभव रहा है, लंबा अनुभव रहा है। तो आप अपने अनुभव के अनुसार कुछ बताना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ये तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की? उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि वो ऐसे कदम ना उठाएं? उसके लिए आपकी तरफ से कोई सलाह? मेरी तरफ से यही सलाह है कि भगवान ने अगर अपन को जन्म दिया है ना, तो चुग्गा भी दिया है, सीधी सी बात है। तो अगर दिल पे ना लगाएं, हर चीज़ का एक महत्व है। महात्मा गांधी ने कहा भी है, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि उस पर फोकस करना चाहिए। और जो भी मतलब जो सपने अपने खुद के होने चाहिए, थोपे हुए होने नहीं चाहिए कि भाई इम्पोज कर दिया सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा। और निर्णय आपके खुद के रहेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। और अगर आपके खुद के निर्णय होंगे। लेकिन सर, मैं ये आपसे कहूँगा कि जो हमारे भाई बहन होते हैं या छोटे भाई बहन होते हैं, जैसे 10वीं में 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो ये उतने अभी शायद मैच्योर नहीं होते हैं कि वो निर्णय अपना खुद से ले सकते हैं, या फिर वो उनके माता पिता उतना फ्री हैंड नहीं छोड़ते हैं कि खुद से निर्णय अपना ले सकें। तो इसके बारे में मतलब मेरा यही कहना है कि उनसे भी पूछी जानी चाहिए कि आपको क्या पसंद है। जैसे मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि आप बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाएं 11th में, 10th के बाद में, ग्रेजुएशन के बारे में पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले ना उनसे ही पूछता हूं, बच्चों से, कि भाई आपको कौन सी सब्जेक्ट पसंद है, आप क्या करना चाहते हो। तो मैं उनकी ही बात का सम्मान करता हूं कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना तो आप यही करो। और
कोई कहता है कि मुझे तो ना मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है, तो फिर मैं उसको वही सब्जेक्ट बताऊंगा, 3-4 ग्रुप बता दूंगा कि ये ले लो, इनमें से तुम्हें जो बेस्ट लग रही है ना वो ले लो। निर्णय भी मैं उनका ही बता रहा हूँ, मैं खुद का नहीं थोप रहा, क्योंकि पढ़ाई उसको करनी है। ठीक है भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है बच्चों को और तैयारी करने वाले युवाओं को। अब हम बात करेंगे, भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। आप कहाँ से हैं? बिहार पटना। बिहार पटना से। तो क्या माहौल है गुरु बिहार में? बिहार में तो अच्छा माहौल है, वहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत ख़राब है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती है ड्यू टू द पॉलिटिक्स। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं दिल्ली से? यहाँ पे मैं मास्टर कर रहा हूँ फिजिक्स से। फिजिक्स से? फिजिक्स गुरु, जैसा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो कि मेरे जैसे हज़ारों लाखों युवाओं को समझ में नहीं आती है। क्या राज है इसका फिजिक्स का? आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कुछ बताइए, जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं उनको इसके लिए कुछ बताइए, टिप्स नहीं, तरीका पढ़ने कि इस विषय में उनकी रुचि जगे और वो पढ़ाई अच्छे से करें। साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, ये सब्जेक्ट है जो पहले से ही लोग डरा देते हैं कि यार साइंस मत लो, साइंस हो नहीं पाएगा, आगे चल के क्या करोगे, तुम्हें जब तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें हमेशा पढ़ना पड़ेगा, या तुम पढ़ाओगे तभी भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बन चुका है, ठीक है। ऐसे मेरा मानना है कि साइंस यदि कोई लेता है तो रिसर्च फील्ड हो गया, साइंटिस्ट बनना हो गया, तो मेनली वही लोग लेते हैं जो रिसर्च करना होता है या जिनको पढ़ाना रहता है। मगर साइंस एक बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आपको आध्यात्मिक दुनिया भी आपको देखना है या आपको जानना है तो आप साइंस लेके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ सिमिलर ही है यहाँ पे, ठीक है। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो यूनिवर्स क्या है, जो चीज़ें वहाँ है वहाँ भी यहाँ भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। हर जगह वहाँ भी ग्रेविटेशनल, सब चीज़ तो एक दूसरे को आकर्षित ही करती है। लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल लग रहा है, कोई सब वो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के नीचे अट्रैक्ट हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ भी तो है। लोगों के विचार भी वही है, लोगों का मानना भी यही है, हर चीज़ वही है, सब चीज़ एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होती है। तो आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? मास्टर बनना है आपको? हाँ, मुझे पीएचडी करना है। हाँ, पीएचडी करके मास्टर ही बनना? मास्टर ही बनना है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे भाई साहब से। भाई साहब आपका नाम? आलोक राय, आलोक राय जी। आप कहाँ से हैं सर? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, बहुत ही कुख्यात इलाका है गाजीपुर। वहाँ ऐसा बना दिया गया है, गाजीपुर को ख्यात इलाका नहीं, गाजीपुर तो शहीदों की धरती है, वहाँ से हमारे वीर अब्दुल हमीद निकले। सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक पक्ष उसका वो भी है गाजीपुर का, जो कुख्यात वाली छवि है। अब कुछ लोगों के आने की वजह से जो है पूरे गाजीपुर को कुख्यात कह देना सही नहीं लगेगा। सही बात कह रहे हैं आप सर। जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी गाजीपुर ने बहुत कार्य किया है। हमारे क्षेत्र से नौजवान जो है भारतीय सेना में जाके सेवाएं देते हैं। अब भी अगर कहीं भी अगर न्यूज़ आती है कि कहीं भी हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गाजीपुर के जवानों का नाम जरूर रहता है। तो गाजीपुर शहीदों की धरती है और शहीदों की ही धरती रहेगी हमेशा। सही बात कह रहे हैं आप भाई साहब। गाजीपुर जैसे और भी देश के शहर हैं जहाँ से कि बहुत सारे युवा सेना में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो गाजीपुर का क्या माहौल है? गाजीपुर का माहौल यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी उतना विकास हुआ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम तो है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ एज ए स्ट्रीम जो है बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है, जिन यूपी बोर्ड्स के अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ की बात आप कर रहे हैं, तो जब बच्चों को देखा जाता है कि ह्यूमैनिटीज़ को बच्चों को बहुत ही हे दृष्टि से देखी जाती है, या उनको वो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती, प्रायोरिटी पे उनको नहीं रखा जाता है ह्यूमैनिटीज़ को बच्चों को, ऐसा क्यों है समाज में? देखिए, एक अवधारणा बन चुकी है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको जॉब लगना मुश्किल है। जैसे मैं ही एमए ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे एमए ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मुझे कोई प्राइवेट फर्म आके हायर कर लेगी, क्योंकि हमारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निल है। हमारे लिए वही ऑप्शन है कि या तो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। वही बात गुरु की एमए मतलब ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ही आजकल देखिए बहुत सारे यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, मतलब हमारे लिए वही अपॉर्चुनिटी हम यूपीएससी करें, पीएचडी करें या फिर टीचर बने। चौथा अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट फर्म्स हमें हायर करी, क्योंकि वैसा हमें कोई स्पेशलाइज स्किल सिखाया नहीं जा रहा है। और अब की जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें ज्योग्राफी का आई डोंट थिंक सो वैसा कोई रोल नहीं है, जब तक हम लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग में डिप्लोमा या वो कुछ करके फिर हम प्राइवेट सेक्टर में आपको इस सब्जेक्ट से एक ही चीज़ बचता है कि अगर आप हायर एजुकेशन ले लिए हैं तो आप कहीं भी किसी भी संस्था में पढ़ा सकते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, तो उनमें स्पेशलाइज्ड टीचर के तौर पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी। और आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कोई ऐसी
अपॉर्चुनिटी नहीं? नहीं है। जैसे एक अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ टाउन प्लानर की, कि हम लोग एज अ टाउन प्लानर जो है किसी प्राइवेट फर्म में जा सकते हैं और उनके साथ हम लोग मिलके ये काम कर सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग टाउन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, कहाँ इस्टेब्लिश करना है, कहाँ सही रहेगा, कैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो हायर एजुकेशन से ही पॉसिबल। अगर कोई चाहे कि 12th में ह्यूमैनिटीज़ लेके या ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ करके वो कर ले तो दैट्स अ टफ टास्क। अच्छा, ये जो सरकार रही है केंद्र सरकार, पिछले 10 सालों में इसका कामकाज कैसा रहा? पिछले 10 सालों में इसने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। जैसे इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ कर दी, एम्स इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी डेवलपमेंट किया है, रोड्स अच्छे हो गए हैं पहले के मुकाबले। तो सोशल सर्विसेज पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है जो कि हमेशा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है, इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं हम। भाई साहब, आपका नाम? पीयूष। पीयूष जी, आप कहाँ से हैं? ये मैं राजस्थान कोटपुतली से हूँ। राजस्थान से। आप क्या कर रहे हैं सर यहाँ? सर मैं अभी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ हिंदी से। मास्टर्स कर रहे हैं। आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, मुझसे भी बड़ी लग रही है। धन्यवाद। तो मास्टर्स कर रहे हैं, यहाँ मज़ा आ रहा है दिल्ली में? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है? पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल है। अभी हॉस्टल में रह रहे हैं तो अच्छा है। और भी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, सभी से बातचीत होती है तो अच्छा है। तो गुरु, जैसा कि चुनाव चल रहा है अभी लोकसभा का, तो ये इस पे तो आना ही है। तो चुनाव पे क्या माहौल चल रहा है इधर दिल्ली का, और फिर राजस्थान की भी आप अपनी चर्चा? यहाँ का जो नॉर्थ दिल्ली वाली सीटें हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। मनोज तिवारी हैं, कन्हैया कुमार है, तो मतलब कि रोमांचक है। देखते हैं क्या होता है। पहले तो कुछ कह नहीं सकते वैसे भी। फिर भी आप यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कुछ माहौल तो पता चलता ही होगा। हाँ, माहौल तो पता चलता ही है। खैर किसके पक्ष में है? नहीं, वो कह नहीं सकते ना अभी। वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। पहले कहना ठीक भी नहीं रहेगा। खैर पहले कहना ठीक है। कह भी नहीं सकते, वो इंडिविजुअल है। अच्छा, राजस्थान में क्या माहौल है? अभी हमारी साइड जो हमारी वो जयपुर ग्रामीण वो है सीट, उससे अभी टक्कर में ही चल रहा है मामला, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। जी। अच्छा, आपकी राजस्थान की एक बड़ी हार्ड सीट है, वो बाड़मेर वाली, जहाँ से रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, उसका क्या माहौल है? अब जैसे अगर हम न्यूज़ में देखते हैं या रील्स में देखते हैं तो रविंदर सिंह भाटी का लगता है काफ़ी वर्चस्व लगता है वहाँ पे कि जीत सकते हैं इस बार भी। जी, दमदार नेता है, दमदार नेता है जी। युवा भी हैं, युवा भी हैं, सही बात। स्पीच भी देते हैं। और लोगों के लिए मैंने सुना है काम वाम भी करते जी, लोकप्रिय काफ़ी हैं। हैं, लोकप्रिय का। तो अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के, और विशेषकर स्टूडेंट्स? ये मेन तो यही है, रोजगार। जैसे रोजगार। हम राजस्थान की बात करें, जो पिछली सरकार है उस काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने भी, कांग्रेस ने। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा वहाँ का यही रहा है कि जो जितने पेपर लीक हुए उसमें सरकार विफल रही। शायद उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, तो पेपर लीक राजस्थान आप छोड़िए, राजस्थान के साथ साथ यूपी में, एमपी में कई सारे ऐसे वो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार भी। जैसे कि यूपी में भी कई सारे पेपर अभी हाल फिलहाल लीक हुए, यूपी पुलिस के आरओ के। जी हाँ, उससे वो है ना कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को बहुत नुकसान होता है। वो एक साल तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, कैंसिल होता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। तो वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है इस बार भी। तो ये थे हमारे साथ कुछ हमारे नौजवान साथी। इनका कहना है कि रोज़गार, पेपर लीक की समस्याएं, और भी गवर्नमेंट जो है ध्यान दे इस स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर में इनके लिए जॉब क्रिएशन पे ध्यान दे, और इनकी शिक्षा दीक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दे। ये सब इनके मुद्दे थे। इसी के साथ आप देखते रहिए जाट मीडिया। धन्यवाद।